गुहिल वंश में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य या गुहिलादित्य। कब? 566 ईस्वी में अपन ने बात की थी। उसी का वंशज था कौन? चित्रांगद मौर्य। उसी का वंशज कौन था? चित्रांगद मौर्य, जो चित्रकूट पहाड़ी पर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाता है। उसका वंशज आगे आता है राजा मानमोरी, और राजा मानमोरी जो है उसका मानमोरी शिलालेख, और इसके साथ साथ मानसरोवर झील बनाने वाला। और राजा मानमौर्य को गुहिल वंश का व्यक्ति है कौन? कालभोज या बप्पा रावल, वो उसको परास्त करता है, और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन बनता है? कालभोज या बप्पा रावल। यहाँ तक कल अपनी बात हुई थी। कुछ एक लिखना बाकी था, उसके बाद में आगे शुरू करेंगे, ठीक है? तो आपके नया था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास साथ साथ लिख लोगे? अरे कल थोड़ी समझने वाली बात हो गई थी, इसके साथ साथ लिख लोगे सारे? क्यों, दिखा दूं? बोलो। ठीक। मेवाड़ का इतिहास, इसमें लिखो प्राचीन नाम। मेवाड़ के प्राचीन नाम। प्राचीन नाम में है मेदपाट, प्रागवाट, शिवी। ये शिवी जनपद है, महाजनपद है, क्या चीज है? बार बार नाम आता है इसका। महाजनपद, जनपद, महाजनपद कितने थे? 16। जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं कितने? 16 महाजनपद। राजस्थान में कितने थे? 16 महाजनपदों में राजस्थान कितने महाजनपद थे? एक ही था। कौन सा? मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। जनपद भी राजस्थान में और राजधानी भी कौन सी? विराटनगर भी राजस्थान में। महाजनपद की बात की जाए तो एक है, बाकी जनपद है। बाकी क्या है? सारे जनपद। तो ये शिवी भी क्या है? जनपद। ठीक है। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलते हैं आपको मेदपाट, प्रागवाट और शिवी। लिख लिया? प्रारंभ में शासन, प्रारंभ में शासन, प्रारंभ में शासन आप कहोगे मौर्य वंश का। मौर्य वंश का, मौर्य वंश का प्रारंभ में शासन मौर्य वंश का। लिख लिया? मौर्य वंश का शासक आपके पास कौन? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। देखो, इसको लेकर के सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, मैंने कल चर्चा भी की होगी शायद आपसे। चित्रांगद मौर्य, मौर्य वंश का ही कौन है? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य क्या करता है? चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी पर, मेसा पठार पर, मेसा पठार पर कौन सा दुर्ग बनवाता है? चित्तौड़ दुर्ग बनवाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाता है। दुर्ग बनवाता है। प्रश्न आपके ये था, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता था, या फिर कुमारपाल प्रबंध नाम होगा? इस तरह से अलग प्रश्न था। तो यहां तक लिखो, उसके बाद में अलग से लिखवाते हैं इसको। मौर्य वंश का शासक चित्रांगद मौर्य चित्रकूट पहाड़ी पर और मेसा पठार पर कौन सा दुर्ग बनवाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाता है। पास में? हाँ। लिख लिया? चले आगे? ठीक। अब देखो, चित्रांगद मौर्य के नामों को लेकर चर्चा है। तो पहला नाम हो गया चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य, ये नाम मिलता है कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ में। कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ में, ठीक है, जिसका राइटर था सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी। दूसरा नाम है इसका चित्रांगद मौर्य।
ये नाम बताता है आपको कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। और इसका ग्रंथ आप जानते हो, बताओ देखे नाम। वीर विनोद। क्या था? वीर विनोद। ठीक है। तीसरा नाम इसका मिलता है चित्रंग मौर्य। चित्रंग मौर्य। ये नाम बताने वाला आपको है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। इसके ग्रंथ का नाम आप पहले से जानते हो, मुहणोत नैणसी। तो ये तीन नाम मिलते हैं। प्रश्न ऐसे ही था, आपके याद होगा। ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया तो किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार चित्रांगद मौर्य। मुणोत नैणसी के अनुसार चित्रंग मौर्य। और ये सेकंड ग्रेड में आया था, जीके वाले में। सेकंड ग्रेड जीके में। समझ गए बात क्या? तो प्रश्नों की लिमिट देख सकते हो आप कहां तक पहुंच जाता है अगला। लिख रहे हो ना साथ में? ठीक ठीक। लिख लिया? हटूं? मैं हट जाऊंगा, फोटो नहीं आएगी यार, सामने कैमरा है ना। अब ठीक है। ये बात होगी किसकी? चित्रांगद मौर्य की। नेक्स्ट, इसी वंश का शासक है राजा मान मौर्य। राजा मान मौर्य। मान मौर्य, या इसी को कहते हो मान मौरी। मान मौरी। और इस मान मौरी का मिला है मान मौरी अभिलेख। मान मौरी अभिलेख। मान मौर्य अभिलेख। इस मान मौर्य अभिलेख की चर्चा की थी अपन ने कल, याद हो तो राजा मान मौर्य का क्या है? मान मौर्य अभिलेख। इसके अनुसार राजा मान मौर्य ने मान सरोवर झील बनवाई। मान सरोवर झील। ठीक है। मान मौर्य शिलालेख के अनुसार मान मौर्य ने क्या बनाई थी? मान सरोवर झील। ठीक है, यहां तक बात की थी अपन ने। उसके बाद आई थी बात गुहिल वंश की। कौन से वंश की बात आई थी? गुहिल वंश की। गुहिल वंश का संस्थापक बताया था किसको? संस्थापक गुहादित्य या गुहिलादित्य। गुहादित्य, या इसी को आप कहते हो गुहिलादित्य। गुहिलादित्य। गुहादित्य या गुहिलादित्य। कब? तो आप कहोगे 566 ईस्वी। 566 ईस्वी में गुहादित्य या गुहिलादित्य क्या है? गुहिल वंश का संस्थापक है। यहां तक ठीक है। अगली बात, इस गुहादित्य या गुहिलादित्य का क्या था? वंशज। और वंशज का नाम क्या था? कालभोज। कालभोज, या इसी का नाम आप कहते हो बप्पा रावल। यहां तक लिख लिया सबने? गोहिल वंश संस्थापक गुहादित्य या गुहिलादित्य, 566 ईस्वी। लिखते जाओ साथ साथ, बहुत लिखना है आज आपको। वंशज लिखा है किसको? काल भोज या बप्पा रावल को। काल भोज या बप्पा रावल का शासन काल आप लिखते हो लगभग 734 से 753 ईस्वी। किसका शासन काल है? काल भोज या बप्पा रावल का। मैंने कल बताया था काल भोज या बप्पा रावल ये शुरुआत में क्या कर रहा है? ब्राह्मणों और किसकी? हारित ऋषि की। हारित ऋषि। इसकी क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है। गाय चराता था। ठीक है। प्रारंभ में क्या कर रहा था? ब्राह्मण और हारित ऋषि की गाय चरा रहा था।
ये जो हारित ऋषि है, हारित ऋषि, इसके लिए आपने कहा था ये बप्पा रावल का क्या था, गुरु। ठीक है, और गुरु साथ में किसकी पूजा कर रहा था, एकलिंगनाथ जी की, एकलिंगनाथ जी। गुरु किसका पुजारी था, एकलिंगनाथ जी का पुजारी। बप्पा रावल का गुरु कौन है, हारित ऋषि, और हारित ऋषि किसका पुजारी है, एकलिंगनाथ जी का पुजारी था। ठीक है, यहां तक लिखा है आपने। अगली लाइन लिखो, हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में राजा मानमोरी को हराता है, राजा मानमोरी को हराता है, राजा मानमोरी को हराता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल राजा मानमोरी को हराता है और मेवाड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार। लिख लिया सबने यहां तक, ठीक। आगे लिखो, देखें, बप्पा रावल या काल भोज से संबंधित सारी बातें करेंगे अपन। तो सबसे पहली बात, बप्पा रावल या काल भोज से डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार नाम है, नाम, नाम तो क्या है, कालभोज, कालभोज। ठीक, और उपाधि कौन सी है, उपाधि है बप्पा रावल, बप्पा रावल। ठीक है, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार कालभोज नाम है और उपाधि है बप्पा रावल की। लिख लिया, ठीक। अगली बात लिखो, कालभोज या बप्पा रावल अपनी राजधानी, राजधानी, राजधानी बनाता है नागदा को। राजधानी किसको बनाया, नागदा को राजधानी बनाता है, नागदा को राजधानी बनाता है। और नागदा को गोल करके लिख देना, नागदा में क्या बनाता है, सहस्त्र बाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, जो किस नाम से जाना जाता है, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, जो किस नाम से जाना जाता है, सास बहू का मंदिर। लिख लिया सबने, ठीक। और करें बातें इसकी, यहां तक कल अपनी बातें हो गई थी, यहीं तक हुई थी, ठीक। आगे सुनो, देखें, बप्पा रावल जो है वो क्या करता है, इससे हारित ऋषि, हारित ऋषि, हारित ऋषि इसे देता है उपाधि। कौन सी उपाधि दी जा रही है, एक लिंग दीवान की, एक लिंग दीवान। हारित ऋषि द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई, एक लिंग दीवान की। इसके अलावा अन्य उपाधियां जो हैं इसकी, अन्य उपाधियां, अन्य उपाधियां बप्पा रावल की हैं। पहली है चकवे, दूसरी है राजगुरु, राजगुरु, और तीसरी
हिंदवा सूरज। और हिंदवा सूरज आप मेवाड़ के शासकों भी कहते हो। हिंदवा सूरज पहली बार उपाधि किसने धारण की थी? ये बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल की अन्य उपाधियों में हो जाएगी चकवे, राजगुरु और हिंदवा सूरज। हारित ऋषि ने इसे क्या कहा था? एक लिंग दीवान। हारित ऋषि ने क्या कहा था इसे? एक लिंग दीवान। बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ जी का, एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर क्या बनवाया? यहाँ पे मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में क्या बनवाया? एक लिंगनाथ जी का मंदिर। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। ठीक है। बप्पा रावल मेवाड़ का पहला शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। किस वजन के हैं? तो आप कहोगे 115 ग्रेन के। 115 ग्रेन वजन है। सोने के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए हैं? बप्पा रावल ने। बहुत सारी बातें हैं और बात करते हैं बप्पा रावल से। बप्पा रावल या कह सकते हो मेवाड़ के शासक, ये चर्चा बाद में कर लेता हूं। ठीक है। इससे पहले सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना की है चार्ल्स मार्टल से। किससे की है? चार्ल्स मार्टल से। चार्ल्स मार्टल कौन था? तो आप कहोगे फ्रांसीसी सेना नायक, फ्रांसीसी सेनापति। और ये फ्रांसीसी सेनापति लड़ा था मुसलमानों की सेना से, मुसलमानों से लड़ा था। ठीक है। तो सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टल से की है। किससे की है? चार्ल्स मार्टल से। समझने वाली बात आपकी यहां से शुरू होती है। समझो, देखें। हारित ऋषि वो किसका पुजारी है? एक लिंगनाथ जी का। किसका पुजारी है? एक लिंगनाथ जी का। और जो बप्पा रावल है वो गुरु मान रहा है किसको? हारित ऋषि को। और हारित ऋषि किसकी पूजा कर रहा है? एक लिंगनाथ जी की। तो बप्पा रावल भी किसकी करेगा? एक लिंगनाथ जी। किसकी पूजा करेगा? एक लिंगनाथ जी की। तो मेवाड़ के जो शासक हैं वो आप कह सकते हो कुल देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? एक लिंगनाथ जी की। किसकी पूजा करते हैं? एक लिंगनाथ जी। एक लिंगनाथ। समझो बात। एक लिंगनाथ जी की पूजा करते हैं। आपने एक लिंग दीवान कहा था किसको? बप्पा रावल को। हारित ऋषि ने बप्पा रावल को उपाधि दी है कौन सी? एक लिंग दीवान की। अब बात यहां से शुरू होती है। मेवाड़ के शासक हैं वो शासक मानते हैं किसको? एक लिंगनाथ जी को। आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेवाड़ के शासक हैं वो शासक किसको मानते हैं? एक लिंगनाथ जी को मानते हैं। शासक किसको मानते हैं? एक लिंगनाथ जी को। और स्वयं को मानते हैं उनका दीवान। स्वयं को क्या मानते हैं? दीवान। स्वयं को दीवान मान के एक लिंगनाथ जी को शासक मान के शासन करते हैं। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले मेवाड़ के शासक आज्ञा लेते हैं किससे? एक लिंगनाथ जी से। और इस आज्ञा लेने को क्या कहा जाता है? आस का लेना। क्या कहा जाता है? आस का लेना। ठीक है। और सम्मान के लिए मेवाड़ के शासक जब कभी एक लिंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो तलवार लेकर के प्रवेश नहीं करते। प्रतीक के रूप में एक छड़ी साथ में रखते हैं। प्रतीक के रूप में साथ में क्या रखते हैं? छड़ी। तो मेवाड़ का शासक किसे माना गया? एक लिंगनाथ जी को। और स्वयं को क्या मान रही है? दीवान मान रहे हैं। बात समझ में आ गया? मेवाड़ के शासक स्वयं को वंशज मानते हैं किसका? भगवान राम का। मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? भगवान राम का। ठीक है। मेवाड़ में जो गुहिलों की सत्ता स्थापित हुई थी वो भीलों के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? भीलों के सहयोग से। इसलिए मेवाड़ के राज चिन्ह पर आज भी भीलों के तीर कमान का चित्र है। किसका चित्र है? भीलों के तीर कमान। तो भीलों का सहयोग हुआ इसलिए राज चिन्ह में क्या हो गया? भीलों का तीर कमान। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सहयोग है इसलिए मेवाड़ का जो राजवंश है वहां पे जब भी कोई नया शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, तो वो राज तिलक करवाने के लिए किसको बुलाएगा? भील ही करेगा। कौन से गांव का भील? ऊंदरी गांव का भील। कौन से गांव का भील? ऊंदरी गांव का भील। ऊंदरी गांव का भील वो क्या करेगा? अपने खून से राज तिलक करेगा। किसका? मेवाड़ के शासकों का। ये सम्मान किसको दिया गया है?
भीलों को दिया गया। ये मेवाड़ के भीलों को सम्मान दिया गया। उंदरी गांव का भील है वो क्या करता है, अपने खून से राज तिलक करता है मेवाड़ के शासकों का। बात समझ में आई? आपने कहा था कि मेवाड़ के शासक स्वयं को मान रहे हैं किसका वंशज, भगवान राम का वंशज। ठीक है, तो इनके राज चिन्ह पर एक पंक्ति है, कौन सी? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? जो अपने धर्म पर दृढ़ है उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। बात समझ में आई क्या? तो मेवाड़ के शासक अपने धर्म पर दृढ़ रहे हैं। आपने लास्ट पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण। यहाँ शुरुआत कर रहे हो किससे? गोहिलादित्य से। और वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? बप्पा रावल। बप्पा रावल से लेकर के भोपाल सिंह तक पढ़ोगे आप। मेवाड़ के राजवंशों को कहाँ तक पढ़ोगे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह आपने लास्ट में पढ़ा था, विकलांग व्यक्ति था और संगठन या कह सकते हो राजस्थान संघ बनाने की कोशिश की थी लास्ट तक। ठीक है, उसके सामने ऑफर आया था पाकिस्तान में मिलने का, तो सबसे शानदार जवाब उसी ने दिया था उस समय के शासकों में। क्या कहा था उसने? भोपाल सिंह ने क्या कहा था एकीकरण के दौरान? अगर गद्दारी मेरे खून में या मेरे पूर्वजों के खून में होती तो मेरे पास भी क्या जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत होती। तो गद्दारी ना तो पहले थी ना अब है, मैं तो भारत में ही मिलूंगा। किसका डायलॉग था? भोपाल सिंह का। आज भी आप वर्तमान में देखते हो, अगर आप चित्तौड़ देखने जाओगे तो उजड़ा हुआ मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? उजड़ा हुआ। क्योंकि हमेशा क्या दिया? टक्कर ही दी है, लड़ते ही रहे हैं। अरे हमेशा लड़ते ही तो रहे हैं, चाहे राज सिंह पढ़ लो चाहे लास्ट तक लड़ते रहे, इसलिए उजड़ी हुई रियासत है। जिन्होंने समर्थन किया, मान लो चाहे आप आमेर मानो, बीकानेर मानो, तो गढ़ आप जाके देख लो, अब जूनागढ़ देख लो, वैसा वैसा दिखा जैसे कल ही बना है। अरे समझ रहे हो ना? तो विरोध करना खतरनाक काम है, हिम्मत वाला ही कर पाता है। हाँ, आप पढ़ रहे थे एकलिंगनाथ जी की बात कर रहा था। ठीक है, एकलिंगनाथ जी को क्या मानना है मेवाड़ के शासकों ने? शासक। क्या माना? शासक। और स्वयं को क्या माना इनका? दीवान। स्वयं को क्या मानते हैं? दीवान। स्वयं को दीवान मान करके क्या करते हैं? शासन करते हैं। मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक है वो कौन करता है? उंदरी गांव का भील। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तो भीलों के तीर कमान और उसके साथ में जो पंक्ति उत्कीर्ण है वो कौन सी है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। बीकानेर के कितने आप में से? बीकानेर, अच्छा। बीकानेर जूनागढ़ देखा है? ठीक। बीकानेर के राज चिन्ह पर क्या उत्कीर्ण है? जूनागढ़ देखा है? जूनागढ़ का सूरज पोल, सूरज पोल से आप अंदर की तरफ जाते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर एक बैठक सी आती है बरामदा सा, उसके बाहर एक ऐसे बोर्ड सा लगा है, देखा होता आपने, उस पर 2 तलवारें टांग रखी हैं, बीच में एक ऊपर एक कहावत सी लिख रखी है, हैं? जन्मदिन है आपको बड़ो ही शुभ दिन आज, जग में जियो जुग जुग जियो गंगा सिंह महाराज, इस तरह से एक लाइन लिखी है। उसके नीचे लिखा है जय जांगलधर बादशाह। क्या लिखा है? जय जांगलधर बादशाह। बीकानेर वालों, ठीक। हाँ, आपने यहां तक लिखा है शायद सास बहू का मंदिर, या ये भी लिख लिया? हारित ऋषि ने बप्पा को कौन सी उपाधि दी? एकलिंग दीवान की उपाधि। यहां से लिख रहे हो ना? ठीक। अन्य उपाधियां इसकी हैं चकवे, राजगुरु और हिंदवा सूरज। चकवे, राजगुरु और हिंदवा सूरज। राजगुरु उपाधि मेवाड़ के एक शासक की ओर आगे आएगी, किसकी है? राणा कुंभा की। राजगुरु, चापगुरु, हालगुरु, छापगुरु, ये किसकी हैं? ये सारी कुंभा की। तो चकवे, राजगुरु और हिंदवा सूरज किसकी उपाधि हैं? बप्पा रावल की। ठीक। अगली बात लिखो, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। ठीक। नेक्स्ट लाइन, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कितने ग्रेन के थे? 115 ग्रेन के। 115 लिख लिया सबने? 115 ग्रेन के सिक्के।
ठीक है, ठीक। अगली लाइन देखो, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेना नायक, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है, चार्ल्स मार्टल से की है। चार्ल्स मार्टल से की, देख लिया। नेक्स्ट लाइन स्टार लगा के लिख दो, बप्पा रावल गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। बप्पा रावल गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को शासक, एकलिंगनाथ जी को शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर, स्वयं को उनका दीवान मानकर, स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते हैं। एकलिंगनाथ जी को शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते हैं। ठीक है। अगली लाइन, मेवाड़ के राज चिन्ह पर उत्कीर्ण है, लिखा है, मेवाड़ के राज चिन्ह पर लिखा है, मेवाड़ के राज चिन्ह पर लिखा है, ये लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो अपने धर्म पर दृढ़ है उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। करतार भगवान, ईश्वर। लिख लिया। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ठीक। नेक्स्ट लाइन लिखो, मेवाड़ के राज चिन्ह पर, मेवाड़ के राज चिन्ह पर भीलों के तीर कमान का चित्र उत्कीर्ण है। भीलों के तीर कमान का चित्र उत्कीर्ण है। तीर कमान। अगली लाइन, मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक, मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक, मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक ऊंदरी गांव का भील करता है। मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक ऊंदरी गांव का भील करता है। ऊंदरी गांव का भील। लिख लिया। तो ये था आपके क्या, मेवाड़ के गोहिल वंश और गोहिल वंश में बप्पा रावल। बप्पा रावल आपके गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया और मेवाड़ के शासक स्वयं को मानते हैं राम का वंशज, रघुकुल से संबंधित। अगला काम का शासक अपने अल्लट,
या इसी को आप कहते हो अलहट। ठीक है, ये 10वीं शताब्दी में शासक है। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। इसके लिए कई किताबें लिख देती हैं, जैसे 951 से 953 शासनकाल किसका? अल्लट का। ठीक है, तो अल्लट कहाँ का शासक? मेवाड़ का। अल्लट का पहला काम है, अल्लट अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाता है। किसको बनाता है? आहड़। अल्लट अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाता है? आहड़ को। ठीक, दूसरा काम इसने किया विवाह। दूसरा काम कौन सा है? विवाह। ठीक, इसने विवाह किया है हूण राजकुमारी से। हूण राजकुमारी, क्या नाम है? हरिया देवी। हरिया देवी। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आपने जब राजपूतों की उत्पत्ति के मत पढ़े थे, वहां पे एक मत पढ़ा था विदेशी उत्पत्ति का मत, और सबसे पहले नाम लिया था कर्नल जेम्स टोड का। और कर्नल जेम्स टोड ने वहां अपना तर्क दिया था कि राजपूतों के रीति रिवाज, रहन सहन, ठीक है, ये किन से मैच खाते हैं? विदेशी जातियों से। इसलिए विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था उसने। साथ में इस बात को जस्टिफाई करने के लिए इसका नाम भी लिया गया था। किसका? अल्लट वाला भी, कि जैसे अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया है, वैसे ही पहले या उसके बाद में वैवाहिक संबंध हुए हैं क्षत्रियों के। किन के साथ? इन विदेशी जातियों से, जैसे हूण, शक, कुषाण, इनसे। ठीक है, तो जो संतति है वो कौन सी है? राजपूत है। ये किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। और उदाहरण के रूप में किसको लिया था? अल्लट का वैवाहिक संबंध किससे हुआ है? हूण राजकुमारी हरिया देवी से। हु इज हूण? विदेशी आक्रांता थे। हूण क्या थे? विदेशी आक्रांता। और काम क्या करते थे? लूटपाट का काम। अरे भारत को लूटने आए थे। लेकिन हूण वगैरह इनकी बात जब आप करते हो, विदेशी आक्रांताएं लुटेरे जरूर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में, भारत आने के बाद में, इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। समझ रहे हो ना बात? ये शिव के उपासक हो गए थे। किसके उपासक? शिव के। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कल्चर में मिल गए थे। किसके साथ? भारतीयों की कल्चर के साथ। और भारतीयों ने क्षत्रियों का दर्जा दिया था। बात समझ में आई क्या? तो हूण है, हूण विदेशी जाति है, लुटेरे हैं, और राजस्थान या कह सकते हो भारतीय शासकों को क्या कर रहे हैं? लूटने का काम। अल्लट ने क्या किया है? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लिया। अल्लट को लूटेंगे क्या? इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा। अल्लट क्या बन गया इनका? जवाई। जवाई को कोई लूट ले औकात है किसी? जवाई लूटता है। अरे कौन लूटता है? जवाई। और हूणों का जवाई कौन बन गया है? शानदार दिमाग अगले पास। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या कर लिया है? विवाह। ये किनको लूटेगा? हूणों को। जवाई लूटते हैं, इतिहास है आज तक। जवाई क्या करते हैं? लूटते हैं। अरे भैया ना, जवाई दो तरह के होते हैं। एक तो पापा वाले, पापा जी है पीछे रहते हैं, ठीक है। दूसरे राम चलो कोई बात नहीं। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या? हूणों की सैनिक सहायता लेकर के। अल्लट है वो हूणों की सैनिक सहायता लेके, सैनिक सहायता लेके साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य का क्या किया? विस्तार। साम्राज्य का विस्तार किया। हूणों की सैनिक सहायता लेकर के अल्लट क्या करता है? साम्राज्य का विस्तार। क्योंकि हूणों के पास क्या थी? सैनिक सहायता ही थी। वो सैनिक सहायता लेकर क्या करता है? साम्राज्य का विस्तार। तो हूणों को काम में ले लिया किसने? अल्लट ने। अगली काम की बात, अल्लट ने आहड़ में, कहां पे? आहड़ में वराह भगवान का मंदिर बनवाया। वराह मंदिर, वराह मंदिर बनवाया। अल्लट ने आहड़ में क्या बनवाया है? वराह मंदिर बनवाया। ऐसा वराह मंदिर एक पहले बना के आए अपन। कहां पे? पुष्कर, अजमेर में। किसने बनवाया था? अर्णोराज ने। याद आ गया क्या? ठीक। तो अल्लट ने आहड़ में क्या बनवाया? वराह मंदिर बनवाया। अल्लट की और बात करूं, अल्लट के शासनकाल में ऐसा माना जाता है नौकरशाही प्रारंभ हुई थी। नौकरशाही प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ क्या होती है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। इंग्लिश वालों, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? दो चीजें हैं, एक है नौकरशाही, एक है लाल फीताशाही। क्या होती है? कई बार बात आती है भ्रष्टाचार की कि मैं लाल फीताशाही का शिकार हो गया। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही, नौकरों को जब पावर दे दिया जाता है ना, तो वो क्या है? नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। आप कहते हो भारतीय संविधान के अनुसार एक अंगूठा छाप भी क्या बन सकता है? शिक्षा मंत्री। अरे बन सकता है ना। वो शिक्षा की नीतियां बना लेगा क्या? नहीं बनाता ना। उसकी हेल्प कौन करती है? नौकरशाही तो करती है।
अरे आईएएस अधिकारी हैं वही तो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए ये काम में लो, एमबीबीएस की डिग्री ऐसे चलनी चाहिए, उसको बेचारों को क्या पता। अरे बात समझ में आ गई क्या? और पावर जब नौकरों के हाथ में है तो जनता के नौकरी सारे, लेकिन उनके हाथ में क्या दे दिया पावर, तो नौकरशाही हो गए। नौकर क्या हो गए? शाही। तो इसे क्या कहोगे आप? नौकरशाही। बात समझ में आ गई है? गाँवों में अपने क्या होता है, एक फेमस होता है, कभी सुना होता आपने, एक जैसे लड़का आता है कि मैं कलेक्टर बन गया, तो उसकी दादी कहती है कलेक्टर ही बना गया, पटवारी बनता। सुना है नाम क्या? क्यों गांव में पावरफुल किसको माना जाता है? पटवारी को। पटवारी को माना जाता है। अरे सुना है क्या नाम क्या? पहले नोकिया वाले फ़ोन आते, जोक आते थे ना छोटे छोटे, उसमें पटवारी को लेकर के आया था एक बार, आपने पढ़ा हो तो कभी आगे आया हो तो। एक बार एक पटवारी के पीछे कुत्ता हो जाता है, ठीक है, भौंकता हुआ किसके पीछे जा रहा है? पटवारी के पीछे। और पटवारी भाग करके पेड़ पे चढ़ जाता है, ठीक है, और वहीं पे पेड़ से ही डायलॉग बोलता है किसको? कुत्ते को, कि ये तो तू कुत्ता है, और जो आदमी होता है तेरे इंच भी ज़मीन होती ना, तब तेरे को पता चलता तू किसके पीछे भौंक रहा है। नौकरशाही क्या है ये? नौकरशाही। तो नौकरशाही किसके काल में प्रारंभ हुई माना जाता है? अल्लट के शासन काल में। बात समझ में आ गई? काम की बातें अल्लट से इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। हुण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। और इसके शासन काल में क्या प्रारंभ हुई? नौकरशाही। लिखो देखो जल्दी से, अल्लट या अल्हट। शासनकाल लिखा है आपका इसने 10वीं शताब्दी से काम चल जाएगा, बाकी किताबें लिख देती हैं 951 से 953। पहली बात लिखो, पहली बात, अल्लट अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाता है। दूसरी राजधानी आहड़ को बनाता है। आहड़ को बनाता है। आहड़ के गोल करके आगे लिख देना। आहड़ में वराह भगवान का मंदिर बनवाया। आहड़ में वराह भगवान का मंदिर बनवाया। वराह भगवान का मंदिर बनवाया। आहड़ में वराह भगवान का मंदिर बनवाया। देख लिया? नेक्स्ट लिखो, अल्लट हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। अल्लट हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। लिख लिया? हुणों की सैनिक सहायता से, हुणों की सैनिक सहायता से साम्राज्य का विस्तार करता है। हुणों की सैनिक सहायता से साम्राज्य का विस्तार करता है। हुणों की सैनिक सहायता से साम्राज्य का विस्तार करता है। लिख लिया? अल्लट के शासनकाल में, अल्लट के शासनकाल में नौकरशाही प्रारंभ हुई। नौकरशाही प्रारंभ हुई। अल्लट के शासनकाल में नौकरशाही प्रारंभ हुई। लास्ट लाइन लिखो, खयातों में अल्लट को आलू रावल कहा गया। खयातों में अल्लट को आलू रावल कहा गया। खयातों में अल्लट को आलू रावल, आलू रावल कहा गया। लिख लिया? मिटा दूं? ठीक, आओ देखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने काम का शासक है जैतर सिंह। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। जैतर सिंह, जैतर सिंह का शासनकाल है 1213 से 1253।
जेतर सिंह। इसमें से सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, चर्चा करेंगे अपन। जेतर सिंह पढ़ते हैं उससे पहले दो बातें समझने वाली हैं आपकी, समझ लो। देखें, इसको पढ़ाएंगे थोड़ा बाद में। 12वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक शासक था जिसका नाम था रण सिंह। क्या नाम था? रण सिंह। इसी को आप कहते हो करण सिंह। क्या कहते हो? करण सिंह। समझ रहे हो ना बात? 12वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक शासक था जिसका नाम क्या था? रण सिंह या करण सिंह। इस रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र हैं। एक का नाम है छेम सिंह। एक का नाम क्या है? छेम सिंह। और दूसरे का नाम था राहप। दूसरे का नाम क्या था? राहप। ठीक है। रण सिंह या करण सिंह के काल में गुहिल वंश, कौन सा वंश? गुहिल वंश, दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो पुत्र हैं इसके, एक का नाम छेम सिंह, दूसरे का नाम क्या है? राहप। छेम सिंह है वो रहता है मेवाड़ में ही। कहाँ रहता है? मेवाड़ में या चित्तौड़ में रहता है, वहीं पे। ठीक है। इससे जो शाखा चली उसको आप कहते हो रावल शाखा। कौन सी शाखा है? रावल शाखा। राहप है, राहप वो चला जाता है सिसोदा गांव। कौन से गांव चला जाता है? सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव से जो शाखा चली है गांव के नाम से, उसे आप क्या कहते हो? सिसोदिया। सिसोदिया शाखा। बात समझ में आ गई क्या? क्या हो रहा? ठीक, जानकार तो आप हो गए हो, शानदार वाले। सारे दिन इसी के साथ काम करते हो हैं? कैसे चलता है, क्या करता है? कोई बात नहीं। रण सिंह या करण सिंह, ये टेक्नोलॉजी का सिस्टम यही है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा काम में ले रहे हो, यूज़ में ले रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा याद हो रही है आपके मोबाइल में। जैसे मेरे घर में जैसे मेरी माता जी वगैरह हैं, तो उनको ये ला के दे रखा है, कौन सा? ये वाला मोबाइल, जिसको आप क्या कहते हो? स्मार्टफोन। ठीक है। तो मैं कई बार गौर करता हूँ कि कई एप्लीकेशन, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे से ज़्यादा काम में लेनी आती है। ये कैसे डिटेल है, मैं कर दूँ? खतरनाक वाली। ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि यूट्यूब से वहाँ पे ये इस तरह से कैसे भेजा जाता है। वो मिनट दो बोलते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं, सारे दिन यही काम है। ठीक है। तो वही बात ऐसी है, मैंने इसको ज़्यादा काम में नहीं लिया है भाई। मैं इतना ही काम में लेता हूँ जितना आप देखते हो, आपने देखा भी होगा। रण सिंह या करण सिंह, छेम सिंह राहप, और छेम सिंह मेवाड़ में रहा। कौन सी शाखा चली? रावल शाखा। राहप कहाँ चला गया? सिसोदा गांव। और सिसोदा के नाम से जो शाखा चली वो कौन सी है? सिसोदिया शाखा। ये आपको अभी याद रखना है क्योंकि आगे काम में आएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। ये नोट डाल के जो लिखते हो ना, उसमें आ जाती है बात। ठीक है। शासक अपन पढ़ रहे हैं किसको? जेतर सिंह को। किसको पढ़ रहे हैं? जेतर सिंह को। शासनकाल 1213 से 53। इसके समकालीन दिल्ली, जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली। दिल्ली का शासक है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। दिल्ली का शासक है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सन 1222 से 1229, 1222 से 1229, ये समय लिखा है 1222 से 1229। इस दौरान जेतर सिंह पर कई बार आक्रमण करता है। कई आक्रमण। कब से कब तक? 1222 से 1229 इल्तुतमिश जेतर सिंह पर क्या करता है? कई बार आक्रमण करता है। ठीक है। और जेतर सिंह इसके सारे आक्रमणों का सफलतापूर्वक क्या करता है? सामना करता है। सफलतापूर्वक क्या कर रहा है? सामना। ठीक। एक आपके काम का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में 1227 में, आप कहते हो भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। 1227 में होता है भूताला का युद्ध। किस किस के मध्य? तो इल्तुतमिश और किसके मध्य? जेतर सिंह के मध्य। जेतर सिंह के मध्य। ठीक है। इसमें भी आप कह सकते हो इल्तुतमिश क्या रहा था? असफल। यानी किसको नहीं जीत पाया? मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। ठीक है। ये भी कह सकते हो आप असफल रहा। तो 1222 से 1229 के मध्य कई आक्रमण किए। किसने? जेतर सिंह ने। एक पॉपुलर युद्ध हुआ कौन सा? 1227 का, जिसको आप क्या कहते हो? भूताला का युद्ध। ठीक है। इन आक्रमणों से हो जाता है परेशान। जेतर सिंह क्या हो गया? आक्रमणों से परेशान। एक आक्रमण के दौरान ये इल्तुतमिश क्या करता है? जेतर सिंह की राजधानी थी नागदा। राजधानी कौन सी है? नागदा। ये नागदा को नष्ट कर देता है, नागदा को जला देता है। ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? नागदा को जला दिया। बात समझ में आ गई क्या? तो इल्तुतमिश के आक्रमणों से परेशान होकर के जेतर सिंह अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ ट्रांसफर कर लेता है। नागदा से राजधानी किसको बना दिया? चित्तौड़ को। तो आपके लिए प्रश्न जो है वो ये है,
मेवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ बनाई, या चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? जेतर सिंह। बात समझ में आ गई क्या? पहले राजधानी बप्पा रावल से कौन सी चली आ रही है? नागदा। बप्पा रावल को आपने कहा था गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, और राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। अब नागदा से चित्तौड़ राजधानी ट्रांसफर किसने कर ली है? जेतर सिंह ने। किसने की है? जेतर सिंह। अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक। ये इल्तुतमिश के अलावा दिल्ली का एक और शासक आया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद भी इस पर अटैक करता है। किस पर? इल्तुतमिश पर, सॉरी जेतर सिंह पर। किस पर करता है? जेतर सिंह पर। 1248 में। कब किया? 1248 में। ये भी क्या रहा था? असफल। ये भी क्या रहा था? असफल। 1248 में दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद भी इस पर क्या करता है? अटैक करता है। ये भी क्या रहता है? असफल। बात समझ में आ गई? अब जो आपके जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था काम का, हर बार करवाना पड़ता है, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को, जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड किसका है? जेतर सिंह का। ये आपके सेकंड ग्रेड में आया था। ये आपके किस में आया था? सेकंड ग्रेड। बात समझ में? शानदार प्रश्न है। ये गलत होता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश में आप बात करते हो, जब पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते हो तो विग्रहराज चतुर्थ याद नहीं रहता है। तो चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल था? विग्रहराज चतुर्थ का। किसका था? विग्रहराज चतुर्थ का। वैसी बात मेवाड़ के गोहिलों में बहुत सारे शानदार व्यक्ति पढ़ोगे आप, राणा सांगा पढ़ोगे, कुंभा पढ़ोगे, प्रताप पढ़ोगे, सब पढ़ लोगे, फिर आपके जेतर सिंह याद नहीं रहेगा। समझ रहे बात? इसलिए अभी से याद कर लो। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उसके अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? जेतर सिंह का काल। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, हाँ इतना लिख लें क्या? पहले लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ, ज्यादा ठीक रहता है। जेतर सिंह 1213 से 53। ये वाली लाइन अगर कहीं लिखनी है तो नोट डाल के लिख लेना। किस साइड हूं? इस साइड क्या? हाँ लिखो, शासनकाल लिख लिया। अगली लाइन लिखो इसमें, जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश। जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लिखाऊं? 1222 से 1229 के मध्य तक, 1222 से 1229 के मध्य तक जेतर सिंह पर कई बार आक्रमण करता है। जेतर सिंह पर कई बार आक्रमण करता है। लेकिन असफल रहता है। लेकिन असफल रहता है। असफल रहता है। कई बार आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है। अगला लिख देना, 1227 भूताला का युद्ध। 1227 भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। इसमें लिख देना इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य।
लिख दिया, बराबर करके लिख देना असफल। इल्तुतमिश इसमें भी क्या रहा है, असफल। ठीक, अगली लाइन लिखो, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया जाता है, राजधानी नागदा को जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। लिख लिया, स्टार लगा के लिख दो, जैतर सिंह ने अपनी राजधानी, जैतर सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से, नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की, नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की, नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की। लिख लिया, हाँ जी। दूसरी राजधानी देखो, कहाँ है अलर्ट, ये देखो, दूसरी राजधानी मतलब एक है, दूसरी और बना ली, क्या दिक्कत है? आप मुख्यालय दो जगह से नहीं चला रहे थे, क्रांति पड़ी थी तब? अरे दो राजधानी बनाने में दिक्कत क्या, घर 4 कर लो, क्या समस्या है? रहना एक में हो जाएगा, नहीं समझेगा? गांव जैसे बहुत पीलीबंगा है, तो एक घर पीलीबंगा में बना लो, एक सूरतगढ़ में बना लो, एक गंगानगर में बना लो, 4 ब्याह कर लो, कोई मना थोड़ी करता है, हिम्मत चाहिए। तो इतना सीरियस हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे क्यों? सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा आपने? नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की, काम का प्रश्न था। अगली तारीख लिखो, 1248 में, 1248 में, 1248 में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया। बराबर करके लिख देना असफल रहा, असफल रहा। लिख लिया, लास्ट लाइन लिख दो, ये लिख लोगे, ऐसी की ऐसी लिख दो, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है, जैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? ये वाला नोट डाल के लिख लिया था क्या? साइड में जो है, नहीं लिखा है तो लिख लेना इसको, रण सिंह या करण सिंह वाला लिखा हुआ है सबका? आना बोलो तो कुछ है, सुप्त अवस्था में बैठे हो आप सारे के साथ, लिखना है क्या? ऐसे बोलो तो, बोलना सीखो, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोला करो, बांध थोड़ा रखा किसी ने। 12वीं शताब्दी, टाइम यही है किताब में। आप जब राजस्थान इतिहास की गोपीनाथ शर्मा की किताब पढ़ते हो तो उसमें ये लिख रखा है, वो मैंने लिखा दिया आपको, उसने डिटेल लिख रखी थी तो मैंने सोचा चर्चा करें, याद रहें चीज़ें। लिखो लिखो जल्दी लिखो।
विद्यार्थी के लिए गर्मियों में जो दोपहर का टाइम है ना, वो सबसे शानदार टाइम होता है। आप जो कोचिंग वगैरह क्लास से करना, जितने भी अतिरिक्त कार्य करते हैं, कोचिंग लेने को अतिरिक्त कार्य कहा जाता है, पढ़ाई से अतिरिक्त, ठीक है, वो सारे अच्छा रहता है आप दोपहर के समय ही हो। ये दोपहर में जब क्लास लगी थी, मैंने कहा था ना ये टाइम सही है, ठीक है, वो इसलिए कहा था, भयंकर गर्मी तो है, लेकिन इस समय जो गर्मी का टाइम है दोपहर वाला, उसको आप सोने के अलावा कोई काम में नहीं लोगे, ये कन्फर्म है, ये हकीकत है। आप लाइब्रेरी में बैठोगे तो भी खाना खाने के बाद नींद नहीं आनी है, एसी में आ जाएगी वो तो, बैठे रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ बैठे हो ना, यहाँ मैं सोने नहीं दूंगा, समझ रहे बात, और मेरे को पढ़ाना है इसलिए मैं नहीं सो पाऊंगा। तो सबसे गोल्डन पीरियड यही है, शानदार। तो विद्यार्थी के लिए सबसे काम का है। रात को ये सोचो कि पढ़ाई का टाइम है अब, लिख लिया क्या? तो समय को बचाना सीखो। ठीक है, तो आज करेंगे सिर्फ जेतर सिंह तक चर्चा, बाकी बातें करेंगे काल। ठीक है, धन्यवाद।